वेलकम टू नया दौर। आई एम जुनैरा अजहर। आज तीन पार्टीज़ की तीन खबरें ऐसी हैं जिससे तकरीबन टोन सेट होती नज़र आ रही है जनवरी या फरवरी 2024 जब भी उसमें जनरल इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ आज की पोस्चरिंग, आज की बातचीत कोई नई बात उनके पास करने के लिए नहीं थी। माजी में अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का रोना आज उन्होंने फिर रोया और मुस्तकिल उनका जो एक इसरार है वो सिर्फ इसी बात पे है कि उन्हें सिर्फ इसी बात पे दोबारा इलेक्ट कर लिया जाए कि उनके साथ माजी में बहुत ज़्यादती हुई। वो ज़्यादती क्या हुई, किसने की, उसका लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और लोगों के बारे में बात करने के वो तैयार भी नहीं है। जरदारी साहब ने आज जो इंटरव्यू दिया है उसमें सबसे पहले तो उनकी सेहत देख के लग रहा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, लेकिन शायद बिलावल का जो शिकवा है कि अब नौजवानों को आगे आना चाहिए, एटलीस्ट इन द पीपल्स पार्टी, बिकॉज बहुत सारे लोग जो पीपल्स पार्टी का फेस हैं उन सबकी सेहत और उन सब के जो हालात हैं वो ऐसे ही हैं। बट लगता यूँ है कि पावर इतनी ज़्यादा, पावर हंगर इतना ज़्यादा है लोगों में कि वो कुर्सी छोड़ने को, चाहे वो अपनी पार्टी की ही हो, कोई तैयार नहीं है। जो बातचीत थी, जो टोन एंड टेनर था, जो पोस्चरिंग थी, इंतहाई वीक थी। सियासत के लिए भी कोई, वो जो कहा जाता है सबसे भारी, उसकी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही थी अक्कासी, लेकिन मुज़िर थे कि वही सीनियर हैं, वही लीड करेंगे और बिलावल को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तीसरी पार्टी पीटीआई पार्टी, पाकिस्तान में चाहे शफाफ इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन पीटीआई में जो शफाफ इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, नहीं हुए, उसकी बेस पे 20 दिन में शायद उनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा। ये है टेक्निकल नॉकआउट। इसलिए लगता ये है कि दोबारा से टू पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में वापस आ चुका है। बाकी सारे छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स हैं, बाप है, MQM है, इनका कहीं मर्ज हो जाना और सबमर्ज हो जाना, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सो काफ़ी आज ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट हुई। मुझे लगा एक डायरेक्शन नज़र आई है कि ये सारे जो हालात हैं ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वी आर बैक टू नून लीग हेडेड बाय नवाज शरीफ एंड वी आर बैक टू पीपल्स पार्टी हेडेड बाय जरदारी। कुछ चेंज नहीं हुआ। राना साहब, आपने भी इंटरव्यू सुना जरदारी साहब का और आपने आज की गुफ्तगू जो मियाँ नवाज शरीफ की थी वो भी सुनी। आपको कुछ फ़र्क लगा, कोई विज़न लगा, कुछ महसूस हुआ कि अगर उनके साथ माजी में ज़्यादती भी हुई है उससे सीख के उन्होंने आगे के लिए कोई रोड मैप बनाया हो, कोई विजन लाए हो? देखिए, मुझे तो आज मैंने मियां नवाज शरीफ साहब का भी गुफ्तगू जो थी वो देखी, जरदारी साहब का इंटरव्यू मैंने देखा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमारी लीडरशिप का जो माइंडसेट है वो 1990 में जाके फंस गया है और उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। इंडिविजुअल्स के ऊपर गुफ्तगू और अपना ज़ात पे फोकस, अपना रोना, अपने मसाइल और मसाइब। 24 करोड़ लोगों जाए भाड़ में, ठीक है, मुझे क्यों निकाला से लेके और इमरान खान को 10 साल हमने रोकना था तो हमने इसलिए ये सारा कुछ किया। ये सारा कुछ एक ख़ास एक चीज़ है जो घूमे जा रही है। अब अभी जरदारी साहब को जो मैं देख रहा था तो वो कुछ भी ना कहा, कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। अगर हमारी जो लीडरशिप है वही मसलियतों और मुनाफकतों का शिकार हो और वो कोई बात साफ कहने के लिए तैयार ही ना हो तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? आज जरदारी साहब ने जब ये कहा कि जी वो हमें पता चला कि इमरान खान को जनरल बाजवा 10 साल के लिए वो करना चाह रहे हैं और उन्होंने पहले तो नाम लिया, क्या कहते हैं, जनरल फैज का, ठीक है। फिर जब वो हामिद मीर साहब ने सवाल किया कि जी एक इंस्टीट्यूशन वाइज, तो उन्होंने कहा हाँ बाजवा साहब भी थे। फिर बाजवा साहब ने उन्हें बुलवा भी लिया और कहा आदम एतमाद भी वापस ले लें, ठीक है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारे तमाम सियासतदान है ना, जो शेख रशीद को मैं इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि वो इनसे कम जरा वो मुनाफकत से निकल के सीधी बात कर देता है। वो उन्होंने कहा मैं तो गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएं कि कौन सा सियासतदान है जो उस गेट को सलाम करके नहीं निकलता, ठीक है। फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्यों रोना रोते हैं? हर चीज आप इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं, हर बुराई आप कि जी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ऐसा हुआ। इस्टेब्लिशमेंट तो तुम किस चीज की दबाओ भाई? अगर तुमने कोई, तुम सिर्फ लकड़ी के क्या नाम का वो घोड़े हो और तुम्हारी काठी पे जब वो पड़ता है हथौड़ा तो तुम दुम दबा के दौड़ते हो, तो फिर तुम्हें लीडर में क्यों मानूं? फिर मैं क्यों तुम्हें कहूंगा भाई तुम मेरे लीडर हो? अगर तुम में डिसीजन की कुव्वत नहीं है
और तुम में कई खड़े होके अपनी बात करने की कुव्वत नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों लीडर मानूं? और जरदारी ने आज मुझे मायूसी हुई कि वो एक ही रोना कि हमें 10 साल के लिए हमें इमरान का खौफ था, तो हमें फिर हमने यूं किया, फिर हमने यूं किया, और फिर वो एतराफ़ करते रहे। उनसे जब सवाल किया कि भाई फिर आपको डिलीवर करना चाहिए था कि वो बदतरीन महंगाई लेके आया था, तो आपने डिलीवर क्यों नहीं किया? कि नहीं, उसने बहुत तबाही फेरनी थी। वो केड़ी तबाही फेरनी सी सारे जो स्टैट्स हैं, जो डेटा है, जो मिफ्ता इस्माइल भी कोट करते रहे हैं, उसमें उस वक्त के लिहाज से इंतहाई स्टेबिलिटी थी और उस वक्त के लिहाज से महंगाई भी थी। देखना ये है कि आपने उसके बाद क्या किया, पोर्टफोलियो। और फिर वो शहबाज शरीफ का मुसलसल एक ही बात कर रहे हैं कि जी मैंने उन्हें लाया, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते थे। चीनी का जो रफड़ है ना, वो अभी इनके गले पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि जरदारी साहब दिहाड़ी लगाना चाह रहे थे, जरदारी साहब कहते हैं मैं मुल्क बचाना चाह रहा था। इनके मुल्क बचाने भी दिहाड़ियां लगानी होती हैं। नहीं, और अभी ये मुल्क बचा के ये हाल है, तो आगे तो पता नहीं क्या होगा। मुझे आज बड़ी मायूसी हुई है जरदारी साहब के इंटरव्यू से। वाई? बिकॉज मैं वाकई समझती थी कि कम अज़ कम सियासी विजडम, चाहे उसमें वो हमारे लिए कोई भला करते हैं या नहीं करते, वो उनमें है ज़रूर, समझते ज़रूर है। उनकी दो बातें, एक तो ये जो एक कहानी सुनाई जाती है, 2028 तक का प्रोग्राम था इमरान खान का हमारे सर पे मुसल्लत रहने का, उन्होंने उसको रिपीट किया। उसके बाद उन्होंने कहा जनरल फैज़ इसको लीड कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वो तो इंस्टीट्यूशन में तो एक वन मैन डिसीजन होता है, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी, उसमें जनरल फैज़ की मर्जी कैसे चल सकती थी? तो कहते हैं कि अंदर भी थिंकिंग डिफरेंट होती है, ये एक्यूमुलेटिव थिंकिंग नहीं थी। आर्मी में मैं शर्त लगा के कहती हूँ इट्स अ वन मैन शो, जो चीफ कहते हैं वही होता है। इन्होंने आज एक नई हमें चीज़ अपनी सियासी विजडम से बताई है कि एक्यूमुलेटिव थिंकिंग नहीं थी, तो जनरल बाजवा का कंट्रोल नहीं था आर्मी पे, कोई और चला रहा था सब कुछ। अच्छा, पहले मैं मायूस नहीं हुआ क्योंकि मैं तवक्को नहीं कर रहा था कोई ऐसी कोई जरदारी साहब से, क्योंकि कल भी मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था, और आज मैं थोड़ा सा जो मैं अपना एनालिसिस करूँ, मैं अपनी कल की बात को रीइंफोर्स करना चाह रहा हूँ। 3 काम किए आज के इंटरव्यू में। पहला तो मैसेज दिया है कि बिलावल कंपनी की मशहूरी है। जब आप ये कहते हैं कि टिकटें मैंने बांट रही हैं, ज़रा टेक्निकली समझ लें आपने, उस पे हम आएंगे। नहीं, मैं इधर ही आने लगा, चलो इस पे आ जाते। इस पे जो आज का जो नुक्ता नज़र था ना, वो बेसिकली रियासत का नुक्ता नज़र है। अगर आप मुझे खुली बात करने की इजाज़त दें तो आज उन्होंने वो कल वही काम उसने किया, उसने समझ लिया कि भाई पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनो, और जो पावर पॉलिटिक्स का मतलब है कि इस मुल्क की जो सबसे ज़्यादा पावर उसके साथ जुड़ जाओ। उसकी सबसे बड़ी मैं आपको मिसाल दूँ, इस पावर पॉलिटिक्स में इस वक्त कहा जा रहा है कि रियासत और इमरान खान आमने सामने है। पीटीआई काबिल कबूल नहीं है क्योंकि उसने रियासत की तौहीन किया। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, उसमें जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने वाला पीटीआई है, पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल सारे पीटीआई की वजह से हैं, तो आप समझ आए कि वो किस तरफ जा रहा है। फिर आप पे ये भी इल्ज़ाम है, मैं पीटीआई के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, कि आप कहीं लॉन्ग मार्च में चले गए थे पिंडी कुछ नवंबर में कुछ करने कि जी एक ऐसी एक अपॉइंटमेंट हो रही है और वो अपॉइंटमेंट गलत हो रही है। मैं मतलब बात जो करना चाह रहा हूँ, तो आज अगर आप बॉटम लाइन मेरे से पूछे ना इस इंटरव्यू की, तो वो बिल्कुल साफ थी कि जनाब मैं ताकतवरों को सलाम करता हूँ, मेरी खिदमत हाजिर है, मैं सब पे बारी हूँ, मुझे हुक्म करें, मैं आपके साथ चलूँ। उसकी एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ पैदावार हो गई है कि नवाज शरीफ डोमिनेट कर रहा है। तो आज जरदारी ने दूसरा जो बम चलाया वो ये चलाया अपना क्या होते हैं इलेक्टेबल्स को, कि यार घबराओ नहीं, मेरे भी कोई पीछे आ सकता है, तो अभी अपने आप को बचा के रखो। ये तो दो इसके बुनियादी मकासद थे। एक इलेक्टेबल्स को मैसेज कराया कि अभी हमारी गेम खत्म नहीं हुई, और इसका आवाम की इससे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा ताकतवरों का नुक्ता नज़र दिया जो मुझे कोई मायूसी नहीं, मैं बस 100% एक्सपेक्टिंग। मैंने कल आपको खबर दी थी कि आप देखेंगे। वो तो जब इन्होंने कल ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन पे मुकम्मल एतबार है, वो तो हमने तभी समझ लिया था कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन उनकी बातों में आज जो थी वो इट इज़ नोटेबल और उसको डिस्कस होना चाहिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मई 2021 में मुझे बाहर जाने का कहा जा रहा था, साथ मुझे 6 मिनिस्ट्रीज़ भी ऑफ़र की जा रही थी कि मिनिस्ट्रीज़ ले लो लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाओ। पहली बात तो ये कि मई 2021 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नाम निशान नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि उस वक्त आप 6 मिनिस्ट्रीज़ लेने से इनकार कर रहे थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अंडर द सुपरविजन या प्रीमियरशिप ऑफ शहबाज शरीफ आपने मिनिस्ट्रीज़ ले ली, तो आपका तो लेवल वही रहा। आप तो बस एक वो कैबिनेट ब्रेकर, गवर्नमेंट गिराने वाले, प्रेशर माउंट करने वाले, सिंध हाउस सजाने वाले, इलेक्टेबल्स को ख़रीदने वाले, मूवर्स एंड शेकर्स जिनको कहते हैं, आप तो वही रहे और आप आज भी वही हैं।
देखिए बात ये कि अगर इमरान खान से 9 मई वाला सानिया ना होता और वो वाला इवेंट ना होता तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब उसके खौफ की वजह से इकट्ठे थे। ये खौफ क्यों था, मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि अगर तो इमरान खान भी 80 की दहाई का एक सियासतदान होता, जितना वज़न मोहतरमा बेनज़ीर का था, जरदारी का था और नवाज शरीफ का था उस टाइम से अब तक उतना होता, तो मैं ये बात मानने को तैयार थी। मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जो अभी इन्फेंट है, जिसको अभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सही समझ भी नहीं आई जिसे कहते हैं, वो चेयरमैन पीटीआई हैं। उनका इतना खौफ क्यों था? अच्छा, बात ये है कि जो मैदान होता है ना, जब उसमें पहलवान उतरते हैं तो जीत का क्राइटेरिया ये नहीं होता कि ये 30 साल से पहलवानी कर रहा है और ये आज पहली दफ़ा अखाड़े में उतरा है। ये ताकत पर डिपेंड करता है और उसकी ताकत को उस टाइम चैलेंज करना मुमकिन ही नहीं था। और ये पहले आज की बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब टॉम एंड जेरी का एक वो हैं जिसे कहते हैं ना, एक खूबसूरत एग्जाम्पल कि जब इनके मुफादात पे ठेस पहुंचती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं और जब ये देखते हैं कि अब ठेस नहीं है तो ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए। ये सारा कुछ अब जो हो रहा है ये स्क्रिप्टेड है, ठीक है। जो आज कीड़े नजर आ रहे हैं जरदारी साहब को, तो वो 16 माह में अगर इनमें इखलाकी जुर्रत थी तो अलग हो जाते हुकूमत से। मैं यही कह रही हूं। शहबाज शरीफ को कहते हैं कि भाई तुम इस मुल्क को उस तरह नहीं चला पा रहे, कि वही मिनिस्ट्रीज पहले भी ऑफर हो रही थी, उतनी ही तकरीबन मिनिस्ट्रीज बाद में। और क्राइटेरिया देखिए कि क्या कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को इसलिए वजीर आजम प्रपोज किया कि वो सुबह 6 बजे उठते थे और रात तो फिर मेरे ना जो इलाके के अंदर वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं पा लतीफ, वो सब्जी की दुकान करते हैं, वो 5 बजे दुकान खोलते हैं और रात 10 बजे बंद करते हैं, तो उन्हें बना दे वजीर आज़म होना चाहिए, ठीक है ना, उन्हें बना दे वजीर आज़म। अगर यही टाइमिंग ही क्राइटेरिया है तो, और पाकिस्तान में क्राइटेरिया अगर जरदारी साहब की नजर में ये है तो फिर उन्हें कर दे। और ये बातें अब ये सड़ियां सुट रहे हैं कि जी वो 16 महीने ये नहीं किया वो नहीं किया। और भाई आप दोनों मुजरिमों, इस मुल्क के अंदर बदतरीन महंगाई के, दहशतगर्दी के खिलाफ हम बात करते हैं जुनैरा साहिबा, उसमें हम अब तक 80-90 हजार जाने गवा चुके हैं, लेकिन मुआशी दहशतगर्दी की कभी बात नहीं की हमने कि मुआशी दहशतगर्दी से कितने लोग मरे इस पाकिस्तान में, लोग भूखे कितने मरे, लोगों ने खुदकुशियां कितने की, लोगों ने अपने बच्चों को मरते हुए कैसे देखा, लोगों के घर में जब भूख आई तो उन्होंने चोरियां डकैतियां किस तरह की, किस तरह शुरफा जो है अपनी बच्चियों को सड़कों के ऊपर लेके आए अपनी सर्वाइवल के लिए। इस जुर्म की कोई तहकीकात नहीं करता और ये वो भयानक जुर्म है जिसके ये जिम्मेदार हैं। इन्होंने इस मुल्क के अंदर जिस बुरी तरीके से मैं कहता हूं इमरान खान 9 मई का जुर्म किया, दे सजा, लेकिन बात यह कि आप ये मत करें कि उस एक चीज को बुनियाद बना के इस मुल्क को खोखला करने वाले तमाम अफराद को लाइसेंस टू किल पकड़ा दें। उसका जो आप बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो ये है कि सारी तोपों का रुख, सबका मैनिफेस्टो ये है कि सारी तोपों का रुख चेयरमैन पीटीआई की तरफ कर दो, क्योंकि वो रियासत से टकराए हैं, रियासत को इस वक्त उन पे गुस्सा है, सारा फोकस उधर रखो। कोई ज़रूरत नहीं है अपना कोई इनकलाबी प्लान देने की, कोई माशी प्लान देने की, कोई आगे का विजन देने की। इनको तो बड़ा इजी छूट मिल गई है, ये तो आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि इनका काम हो गया हुआ है। इनकी जो थर्ड पार्टी बीच में आई थी, तो जो 2 पार्टी को ब्रेक किया था सिस्टम को, थर्ड पार्टी ने अपने आप को खुद ही माइनस कर दिया अपनी बेवकूफ़ियों से। तो अगर तो इस सर पे इन्होंने आना है तो इसका मतलब तो सीधी सी बात है सिर्फ हुकूमत तब्दील होगी, उसका लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि बलोचों को भी मैं लेके आया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, जिसे कहते हैं एलाइज बनाने के लिए कि आपने गवर्नमेंट गिरानी है। MQM को भी मैं लेके आया था। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय शहबाज शरीफ, इसलिए मैंने कहा इनको आप वजीर आज़म बना दें। अगर ये इतने दरिया दिल हैं, इतने फराख दिल हैं, इतना मुल्क के बारे में सोचते हैं, बलोचों से लेके KP तक सारे इनकी सुनते हैं, तो अभी भी कोई एक वो जिसे कहते हैं मिसाक मईशत कर लें, कोई ऐसा विजन ले आएँ जिस पे सब इकट्ठे हो जाएं, कोई कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस कर लें, कहीं नज़र नहीं आ रहा। अभी भी वो कह रहे हैं अब बारी हमारी है, बात बारी पे आ गई है। अच्छा, पहले तो आपने कहा ना कि उन्होंने फरमाया कि मुझे 6 मिनिस्ट्रियाँ मिलनी थी और आपका दोनों का बड़ा वैलिड सवाल था कि आपने क्यों नहीं ली। वो आपने इसलिए नहीं ली कि PTI की तरफ से एक मुतालबा था कि जनाब आप माइनस होंगे,
ये जो बुजुर्गी का एलिमेंट है ये तब फैक्ट है, ये सही खबर है कि खान का पॉइंट था कि अगर ये माइनस होता तो हम पीपल्स पार्टी के साथ जा सकते हैं, पहली बात। अब जो आप असल बात करें, मेरा जो सारा आर्गूमेंट ये चल रहा है, ये जो तर्ज सियासत है जिसको ये कहते हैं जरदारी साहब से बारी, यही तो फ्रस्ट्रेशन आई है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब कहीं से कोई थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो ये बलूचिस्तान के विनर होते हैं, ये मिरेकल कर देते हैं सेनेट में। एक छठी का जो बच्चा है जो कैलकुलेशन उसकी गलत कर देते हैं कि मेरे पास इतने लोग हैं, तुम्हारे पास इतने बदले, जरदारी है तो सारी चीज़ बदल गई। अब ये जो बेसिकली जो असल जो मेरा आर्गूमेंट इस प्रोग्राम में चल रहा है वो ये चल रहा था कि जिस दिन से रियासत के पल्ले पड़ा है अपना चेयरमैन पीटीआई, तो पंजाब बिला मुकाबला नवाज शरीफ ले गया। ये जो सारी स्ट्रगल हो रही है, अब नया स्ट्रेस ये आ गया है जरदारी पे और ताकतवर हलकों पे कि यार इसका मतलब है हम एक को पकड़ते दूसरे को तैयार कर लें। पॉइंट समझो तो ना, वो खुद किया वो वॉक ओवर मिल रहा है ना, ये करते हुए नहीं पता क्योंकि मैं ये पंजाब की इसलिए बात नहीं कर रहा कि पंजाब में 62% है और पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है। ट्रेजिडी समझे ना, काम तो खुद खराब किया है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी हुई है वो है एंड ऑफ पीपल्स पार्टी, और इसके मुजरिम ये अपने साहब खुद हैं, अपनी पार्टी इन्होंने खत्म की है। अब ये चाह रहे हैं कि वो, इनका ख्याल है कि पीटीआई हिस्ट्री, ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ और सेंस भी दे रहा हूँ, इन दोनों का ख्याल है कि ही इज हिस्ट्री। अब ये अपने अपने हिस्से के लिए फिर आ गया कि जी हमारा हिस्सा में दो, वो कहता है मेरा हिस्सा मुझे दो। नहीं, लेकिन वो तो साथ साथ कर्ज भी चुका रहे हैं ना। वो कहते हैं इस सियासत में मेरा एक कर्ज है जो मैंने चुकाना है। उसमें एक तो उन्होंने भुट्टो ख़ानदान पूरा जो उसकी शहादत है उसका भी नाम लिया, उसके बाद उन्होंने अपने वर्कर्स की शहादत का भी नाम लिया, और उन्होंने इतनी मजबूरी से कहा कि मैं कैसे सियासत छोड़ दूं, इस मुल्क को मेरी ज़रूरत है। कोई उनको ये समझा सकता है कि शायद अगर आप सियासत छोड़ दें तो मुल्क का ज़्यादा भला हो जाए? देखिए, जो जरदारी साहब की दरिया दिली है ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नील आर्मस्ट्रांग को भी उन्होंने भिजवाया था चांद पे, सब कुछ ऐसे और ही लग रहा है। चांद गाड़ी भी उन्होंने ही बनवा के चांद भी दी थी। उन्होंने बनाया। हाँ, और वो जो अभी इंडिया ने अपना भेजा था जहाज, वो खलाई, वो भी इन्होंने भेजा, डी ट्रैक करके वहां उतार दिया जनूबी के कुर्रे पे जहां पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, ठीक है ना, ये कौम की खिदमत की है जरदारी साहब ने। मतलब ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ, उन्होंने आज कहा कि जी बुलावल सबको बाबा कहते हैं, मुझे नहीं कहते। ठीक है ना, वो एक खातून को एक आदमी ने कहा कि देखें आपका बेटा कितना बदतमीज है, मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, वो नहीं है जो कीचड़ फेंक रहा है, वो मेरा बेटा तो वो जो आपकी टोपी नाली में डुबो रहा है। अच्छा। ठीक है ना, तो इनका बेटा जो है वो इन पे कीचड़ नहीं फेंक रहा, वो तो रोज इनको निगेट कर रहा है, रोज खड़ा होकर कह रहा है कि मेरा बाबा जो है गलत है, मेरा बाबा जो है वो गलत झूठ बोल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये बिलावल का तो अब तक कंट्रोल नहीं कर सके, इन्होंने खाक सियासत को आगे कंट्रोल करना है। और दूसरी चीज ये देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो इन्होंने आज कहा ना कि नवाज शरीफ शायद वजीर आजम ना बने अपने इंटरव्यू में, मैं एक चीज, आज जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा, और उन्होंने ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो रियासत भी नहीं बचेगी, और ये वो इस लेवल के बात करने वाले। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें की है, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। कहते हैं कि पाकिस्तान का आइन होने के बावजूद नाइंसाफी पर मबनी रवायात मुल्क को चला रही हैं। नोट इट, कि आइन होने के बावजूद नाइंसाफी पर मबनी रवायात चला रही हैं, नंबर 1। फिर आगे कहते हैं कि मुजरिम को इंसाफ, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता है तो बैलेंस करने के लिए मुजरिम को रियायत देने की बात हो रही है। अब ये सर सोचें कि ये हो क्या रहा है। और फिर वो कहते हैं कि मैं इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इंतखाबात को शफाफ रहने दें। अब आप ना मुस्लिम लीग नून के कैंप के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन छुपी हुई है ना, उसको भी महसूस करें। और जो मैं बार बार एक जुमला कह रहा हूं ना कि नवाज शरीफ के साथ हाथ हो जाना है, मैं एम नहीं कह रहा, और ये मलिक साहब तो मानते नहीं है, क्योंकि ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तो अब पर्ची कटवा के आ गए। ठीक है ना, बात ये है कि चाहे नून लीग के कैंप में फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे पीपल्स पार्टी के कैंप में फ्रस्ट्रेशन हो, जो फ्रस्ट्रेशन मैटर करती है वो लोगों की है, वो मईशत की है, और उसकी कोई बात नहीं। और आज जो बहुत ज़्यादा मायूस कुन पहलू था, और उससे इट सेज वॉल्यूम्स अबाउट हिज इंटेंशंस, जरदारी साहब के इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ, वो तो अपने बेटे को जगह देने को तैयार नहीं है। उन्होंने किसी और को क्या जगह देनी है, उन्होंने अवाम का क्या सोचना है, उन्होंने विजन की क्या बात करनी है। हाँ, इनसे तकरीरें करा लें आप असेंबली के फ्लोर पे, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान से लेके जो अल्फाज ये बोलते रहे हैं इनके बेटे भी, ये सारे एक ही हैं, क्योंकि ये इक़्तिदार की जंग है, उसमें ये सब एक ही हैं, सिर्फ छोटे हिस्से और बड़े हिस्से का फैसला होना बाकी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और जरदारी साहब से जब ये पूछा गया कि आईपीपी में क्यों जा रहे हैं इतने लोग, तो उन्होंने कहा कि जो लोग हैं या इलेक्टेबल्स हैं उनको जहाँ फैसिलिटेशन मिलती है वो उधर चले जाते हैं। अब एक तो फैसिलिटेशन की वजाहत कर देते, ज़रा खुल के बोलते, वजाहत के साथ बोलते तो पता चलता कि जरदारी साहब वाकई बहुत भारी हैं। लेकिन अगर इस फैसिलिटेशन से ये मतलब लिया जाए कि वो ये कह रहे हैं कि सारों को बताया जा रहा है कि आपने किस तरफ जाना है, तो फिर आप इस बात के ऊपर कोई एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? फिर बिलावल जो कुछ बोल रहे हैं उसमें उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? फिर आपको इलेक्शन कमीशन पे इतना एतमाद कब से हो गया? ये सारी बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एट द सेम टाइम जो कायद मुस्लिम लीग नून है नवाज शरीफ साहब, वो अपनी ही बात किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब से मेरे खिलाफ जब कुछ भी नहीं मिला तो मुझे नाअहल कर दिया गया, मुल्क के वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया, ऐसी कहीं मिसाल ही नहीं मिलती। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, वाइट लिस्ट, ये सब जो है, इस सब के ज़िम्मेदार जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई थे। हम तो बहुत तरक्की के रास्ते पे छोड़ के गए थे। और उनका कहना था कि कल्चर से लेके एक ऐसा मुल्क जिसमें कोयला पैदा होता है उसका बेड़ा गर्क पीटीआई ने कर दिया। इस सब में मुझे एक दफ़ा फिर बता दें कि इंतखाबात का मंशूर किधर है, आगे जाके इन्होंने दोबारा ये दूध की नहरें कैसे बहानी है, ये कहाँ जिक्र हो रहा है? वो तो बेसिकली जिक्र ही यही कर रहा है कि जनाब आपने वो मुझे निकाला तो नूर की जो दूध की नहरें बंद हुई है ना, वो किसी और तरफ चली गई। वो वही यही तो आर्गूमेंट है, वो आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। माय पॉइंट इज ये आर्गुमेंट कब तक चलेगा भाई? जब तक यहाँ तो आप बड़ा लोगों को बाशोर कर लें, अच्छा, या लोगों को कोई ऑर्गेनाइज कर ले। लोगों को तो रोटी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है ना कि ये जो वीकनेस आपने रखी है, थोड़ा सा इस पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो जिस निज़ाम में इतने वीक लोग होंगे जो अपनी रोटी पे महदूद हैं, तो फिर वो स्ट्रगल नहीं कर सकेंगे ना, पॉलिटिकली वाइस नहीं बन सकेंगे। फिर तो आप उनको राना की तरह तकरीरें कर करके एक रोना धोना डालते हैं। लोग वही फंसे, मैं वही फंसा हूँ ना कि वही कह रहा हूँ, लोगों में इतनी सकत नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, इतना शऊर नहीं है कि वो मिलजुल के अपने मसाइल के लिए ऑर्गेनाइज्ड हो और उसको चेंज करें। इसीलिए क्योंकि आप वीक है, आप रोटी से नहीं निकल पा रहे, तो ये इन लोगों को हमसे ज्यादा पता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की इजाजत है इस वक्त भाई? वो तो फिर लोग अगर बाशऊर होंगे, जिस सोसाइटी में 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, जहाँ पे आपके पास जो टेक्निकली बताया जा रहा है कि तकरीबन 25-30% लोग पढ़े लिखे हैं, वो जो हमने कोई ड्रामे किए हुए इतनी परसेंटेज, भूख आपके यहाँ है, इल्म आपके पास नहीं है, बिजली आपके पास नहीं है, सुई गैस आपके पास है, जिंदा रहना आपके लिए स्ट्रगल बना, पॉलिटिकली किस तरह ऑर्गेनाइज? तो कोई लीडर उस पे बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनको पता है ये डरते हैं पावरफुल से, सीधी सीधी बात है, ये सेल्फिश है। पावरफुल ने रोका हुआ है कि आवाम को रोटी नहीं देनी। मियाँ साहब जो हमारे मलिक साहब है ना, ये तो है सादा बंदे, ठीक है ना, और इनको तो बस बाज़ औक़ात ये ऐसी बात करते हैं कि मुझे अलजबरा कभी समझ नहीं आता था, अब इनकी बात नहीं समझ आती। इनको किसने रोका? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये राना बताएगा ना। मैं मलिक साहब से पूछें कि ये जो बता रहे हैं कि लोगों के पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, लोगों ये जिम्मेदार कौन है इसका? ये लोग, ठीक है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी पहले लोग बाशऊर? ओ भाई, लोगों को बाशऊर करना ही नहीं है, उन्होंने बाशऊर क्यों करना है? पाकिस्तान के लाहौर में इलेक्शन होता है, घर घर मोटरसाइकिल भिजवाई गई इलेक्शन के दौरान, ठीक है ना, वोटर्स को वोट लेने के लिए। ट्रक रोक के वहां पे ट्रक आते थे 10-10, और वो आटे के थैले और चीनी की बोरियां उतरती थी और वो लोगों में तकसीम होती थी। लोगों को तो आपने हकीर जानवर से भी नीचे समझ लिया। उनको आप चीनी की आटे के थैले और मोटरसाइकिलें देके उनका जमीर नामी वोट खरीद लेते हैं, ठीक है। आपने इलेक्शन को इतना महंगा कर दिया कि एक आम आदमी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। तो जो लोग जिम्मेदार हैं वो ही इस मुल्क की धरती के वो ठेकेदार बन के बैठ गए। वो ही कहते हैं कि हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं, वो चाहे जरदारी हो। मुझे एक बात का जवाब देना, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं, ये भी करते हैं, आप भी करते हैं, हमारे पल्ले पल्ले से मिड बार टैक्स कट रहा होता है, ठीक है। हम जनाब अली इतनी जो मेहनत कर लें, हमें जो तनख्वाह मिलती है उससे पहले टैक्स कट जाता है, ठीक है। ये खरबोपति कैसे हो गए भाई? इनके बच्चे खरबोपति कैसे हो गए? क्या किया है ऐसा इन्होंने कि हाज़ामिन फजले रब्बी इनके नाम पे ही उतरता है? ऐसा क्या किया इन्होंने? 24 करोड़ गरीब लोगों के हुक्मरानों ने ऐसा क्या किया है कि ऑफशोर कंपनियां इनकी हैं, बाहर मुमालिक के अंदर कोठे बंगले इनके हैं, इनकी जायदादें टीटीज इनके पास से निकलती हैं, इनके जनाब अली वो चीनी वाले के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल आते हैं, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल आते हैं। कहां से निकल आते हैं? और ये जो जावेद लतीफ ने जुमला कहा है ना कि जो पाकिस्तान का इंसाफ है, इस पे बैरूनी दबाव है,
ठीक है ना। अच्छा, ये भी एक अजीब तमाशा है, जब दिल करे पाकिस्तान को बैरूनी दबाव में ले जाओ, जब अपनी बात ना चल रही हो, जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कोई बाय कर रहा हो तो आप इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें कि ये तो बाहर से आ रहा है जी सब कुछ, और बाहर से आने वाली चीज़ें कौन एक्सेप्ट करता है, सबको पता है कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, एवरीबडी नोज। जब हीट आती है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हो जाती हैं। ये लोग चाह क्या रहे हैं? बैरूनी दबाव की बात कर लेते हैं कि बैरूनी दबाव का क्या मतलब है। अमूमन ये हर सियासतदान कहता है जी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो ये सारा कुछ कराती है। नहीं, बैरूनी दबाव पाकिस्तान के बाहर से आ रहा होगा। मैं ये जो जावेद लतीफ जो कुछ कहना चाह रहा है वो कुछ और है, वो ये भी एक हिस्सा है। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, तो आप चूचे काके हो, ठीक है, बैरूनी दबाव कौन, क्या नाम है, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ काला कोट पहन के अदालत में पेश हुआ था? कौन पेश हुआ था? कौन है जो हर दफा पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो चलते चलते टांग और ठिब्बी मार के गिरा देता है? ठीक है, खाते आप डाल देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, आप अपने करतूते देखते नहीं। कि आपने मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब ने आज बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहते हैं कि मैं तो सच बोलता हूं और मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। अच्छा। ठीक है, आज के उन्होंने इंटरव्यू को मेरा आंखों में आंसू आ गए फिरते जज्बात से, और मैंने ख्यालों के अंदर जो है ना मुस्लिम लीग नून की जानिब मुंह करके उनका एक पप्पा लिया कि यार शुक्र है पाकिस्तान में कोई बंदा मंसूर बिन हलाज के रास्ते पे चलने वाला है, सच बोलने वाला है। हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो सच बोले। लेकिन अगर मियां साहब के पास टाइम होना, थोड़े से सच में चारों के वो बोल दे कि 1981 में उन्होंने कोठी दे के वजारत खजाना कैसे ली थी जुनेजो के खिलाफ। मुझे बताएं कि जुनेजो जो उनका रहनुमा था उसको हटाने में उन्होंने कैसे क्या किया था। एक सच ये भी बता दें कि बेनज़ीर के खिलाफ उसामा बिन लादेन से कितने पैसे पकड़े थे उन्होंने, ISI से कितने पैसे पकड़े थे। फिर चले एक सच ये भी बता दें कि जब बेनज़ीर की हुकूमत 2 दफ़ा उन्होंने गिरा दी और उसके बाद फिर उनकी अपनी हुकूमत आ गई, तो फिर ये जो मनी ट्रेल थी ये क्यों नहीं दी। एक सच और बताएं कि पार्लियामेंट में उन्होंने जो तकरीर की अदालत में जाके उससे क्यों मुकर गए। अच्छा, फिर एक सच और बताएं कि ये कतरी खत जो था ये किससे लिखवाया था। चलें एक सच और बताएं कि ये कैलवरी फाउंड जो था ये किस तरह इजाद हुआ था नया। अच्छा, फिर चलें एक सच और बताएं कि आपने किस बुनियाद पे बाजवा साहब को वहां से बैठ के वोट दिया था। चल, फिर एक सच और बताएं कि अब आप मुआहिदा करके कैसे आ गए। फिर एक सच और बताएं कि आप 3 दफा मुआहिदा करके बाहर गए, आपने कहा मैंने तो कोई मुआहिदा नहीं किया। ठीक है, चौथी दफा आप ये एक और सच बता दें कि आपका जो नैरेटिव था वो क्यों कहीं वड़वड़ गया, क्या हो गया, एकदम क्या हुआ। तो कौम चाहती है कि जब मियां साहब जैसे अजीम लीडर सच बोलने पे आ गए, और मेरे अंदर तो ठाटे मार रहे हैं जज्बात के, यार शुक्र है हमें एक बंदा मिल गया जो सच बोलने वाला है। तो मैं चाह रहा हूं कि ये सारे सच एक दफा कौम के सामने आ जाएं, जरा पता चल जाए। वो जो आप कह रहे थे कि जी वो दूध की नहरें नवाज शरीफ के दौर में थी और इमरान खान ने आके उसमें पत्ती डाल के उसे दूध पत्ती बना दिया। नो डिसएग्रीमेंट। मलिक साहब, आपको नहीं लग रहा जरदारी साहब भी घबराए हुए हैं और नवाज शरीफ भी घबराए हुए हैं? बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, और उसकी सिंपल रीज़न है, उसकी कोई आप ग्राउंडेड नहीं है किसी के। जो पाकिस्तान के मसाइल है ये आप इसको ये ना समझे कि आपने इलेक्शन जीतना है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का असल टेस्ट तो उस हुकूमत के लिए जो इलेक्शन के बाद आएगी, जो मुझे समझ आ रही है, फिर वो पूरा प्रोग्राम टर्न हो जाएगा। जो महंगाई, जो IMF आज की खबर सुन ले, आज उन्होंने गिरेबान से पकड़ा है अपना गैस महंगी करें, कल आपको पता है 4 रुपये आपकी बिजली महंगी हुई है। मेरी तो समझ से बाहर है कि कोई इंक्लूडिंग PTI, मैं बिल्कुल नॉन पोलिटिकल बात करूँ, आपको चैलेंज करने लगा हूं, ये रिकॉर्ड के लिए हमारे तीनों के लिए 90 दिन में आप देखेंगे जो भी हुकूमत आएगी उसके हशर नशर हो जाएगा। कमिंग बैक टू हिज आर्गुमेंट, उसमें थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि राणे की चढ़ाई बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिशियन जितनी इसने सच बोलते हैं ब्यूटीफुल, इसमें आई सल्यूट हिम, बिल्कुल से सारे जवाब देने चाहिए, नवाज शरीफ को सच बोलना चाहिए। मगर एक और भी तो सच है ना, इस मुल्क के 75 साल में 33 ईयर्स तो 4 बंदे ले गए, जनरल ज़िया ले गए, जनरल अपना यूब ले गया, जनरल याहिया ले गया, जनरल मुशर्रफ ले गया, वो तो आप पॉलिटिशियन पे डाल ही नहीं सकते। दूसरी ट्रेजिडी उससे बड़ी है, इसके बगैर आप सच नहीं फिर बता सकते कि आप एक भी इलेक्शन इस मुल्क को नहीं दे सकी ये रियासत। तो जब आप फेयर और फ्री इलेक्शन का सिस्टम नहीं देंगे, इस तरह आप इंटरप्शन रखेंगे तो फिर गंदगी पैदा होगा। जो कहते हैं ना, वो फैज़ ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि खड़े पानी में गंदगी पैदा होती है। जब आप सिस्टम में ब्यूटी लाएंगे, आप फेयर इलेक्शन देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग, कि आप लोगों में जब कॉन्फिडेंस दे देंगे ना कि तुम्हारे वोट की इज्जत होगी, तो ये सारे आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे। अगर आप इजाजत दें तो ये फैज साहब ने जो कहा कि खड़े पानी में वो हो जाती है,
ये इनको पर्सनली उन्होंने टेक्स्ट किया नहीं, था, मुझे बताया था या उन्होंने, ये हाँ। क्या नाम है, कहीं उनके साथ को जॉगिंग करते हुए नहीं, उन्होंने मुझे बताया था, personal क्योंकि मैंने बातें कहीं नहीं हैं, पढ़ा ये ये personal निज़ा की बात। बात, अभी फिर ये फैज ने कही हो। मनिका में तुम बातें बड़ी करते हो तो personal तहकीकात है बातें मलिक साहब करते हो। आपकी, मैं आपको सलूट करता हूँ। Thank you यकीन यार, करें। I'm so honored। नवाज शरीफ के सलाम से हाँ। लेके और आपकी तहकीकात तक सबको मेरा आई सलाम एम रोहानर, तुमने बड़ा प्यार किया। वैसे अच्छा तो- ये बता दें कि मैं जो शुरू में कह रही थी कि हम वापस 80 और 90 की 2 पार्टी सिस्टम में वापस आ गए हैं। ये जो खबर है कि पीटीआई ने अगर 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। अब बात ये है कि सबको नज़र आ रहा था ये होना है, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बेस बनाना, इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। टेक्निकल नॉकआउट करना है तो फिर सारी पार्टीज़ के चेक कर लें कि एक ही चेहरा हर जगह आपको नज़र आएगा। ये मजाक किसके साथ हो रहा है? ये बड़ा जबरदस्त मजाक है। ये जून 2022 के इलेक्शन है और आपने सितंबर में इसका हाँ, ना महफूज फैसला। आसान जुबान में जो हाँ। पता क्या किया उन्होंने, ये जो मुझे समझ आई, उन्होंने पीटीआई को फंसा लिया। किस तरह कि अगर चेयरमैन वो तो पहले के फंसे नहीं, इसकी बाकी तो पहले 2000 के के फंसे से हुए हैं, हाँ, अभी वो मजीद इसकी क्या technical- फंसाना है? मैं टेक्निकलिटीज बता रहा हूँ किस तरह नहीं, फंसाया। उन्होंने अब एक नया तरीका सोच के जो रखा हुआ था, मेरे ख्याल है अब उसका टाइम आ गया। आ गया। Let's वो put it ये this है, way. वो ये है कि आपने बतौर चेयर, अच्छा पहले तो एक बात है, हर पार्टी ने जो इलेक्शन है ना उनका अपना एक डिसीजन होता है, कोई देयर इज नो यूनिफॉर्म। नहीं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू पीटीआई तो इलेक्शन कमीशन वांट्स द परफेक्ट डेमोक्रेसी। नहीं, वो इसलिए कि बाकियों को आपने फ्री हैंड शेयर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये किस तरह इनका जो फार्मूला, इस फार्मूले में जो भी इलेक्शन होंगे ना, वो रिजल्ट देने वाला चेयरमैन पार्टी होगा, जो खुद के चेयरमैन जिसका आप नाम नहीं लेते, उस वही बंदा। नहीं, कोई भी नाम नहीं लेता। इसीलिए अब वो उसने लिख के भेजना है कि ये हमने 20 दिन में इलेक्शन कराने हैं। पहले तो दुनिया का कोई बंदा, आप छोटी से छोटी सेंस का ले दें, जिस तरह आपकी पार्टी बिखरी हुई है उसमें इलेक्शन नहीं हो सकते। डेफिनेटली आधी लीडरशिप का पता ही नहीं कहाँ है, कुछ जेल में है, कोई फौजी मुकदमा में फंसे हुए हैं, आपस में लड़ाई, कुछ समझ ही नहीं आ रही, उसमें इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, अगर हम बड़ी हाइपोथेटिकल बात, जब आप भेजेंगे ना कि मैं मिस्टर खान ये भेज रहा हूँ, तो आपके पहले ही इलेक्शन कमीशन में एक और एप्लीकेशन चली गई है। वो एप्लीकेशन ये चली गई कि तोशा खाना में ये जो चेयरमैन साहब है ये नाहल भी है और सजा याफ्ता भी है, तो ये चेयरमैन नहीं है। अच्छा, ये अगर वो इस तरह एप्लीकेशन देता है तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो कह लो जी आप तो चेयरमैन ही नहीं, आपकी पार्टी भी गई और आपका बल्ला भी गया। अगर आपने बल्ला बचाना है तो सबसे पहले आपके जी मैं तो चेयरमैन का इलेक्शन ही नहीं लड़ता, राणा साहब लड़ लें, आप लड़ लें, ये लड़ लें, तो फिर चेयरमैन आउट है। तो गेम ये डाल दी गई है इस पूरे केस में। मुख्तसर लास्ट लाइन है कि या अगर आपने बल्ला लेना तो फिर आप आउट हो, अगर आप आएंगे तो दोनों आउट हो। मेरे ख्याल है वो बल्ले को ही चेयरमैन ना डिक्लेयर कर दिया जाए। बात यह है कि वो बल्ला तो बहरहाल कमज़ोर बॉलरों के लिए खौफ की अलामत होता ही है। अच्छा, चाहे वो किसी शक्ल में भी हो। क्योंकि इसमें इस सारे मुकदमे में साफ नजर आ रहा है कि गेम इज ओवर। इलेक्शन कमीशन का जो हाल है ना, वो एक वैकेंसी के लिए इंटरव्यू हो रहे थे, तो एक बंदे को पहले तय कर लिया था कि इसको रखना है और इसको नहीं रखना। तो उन्होंने कहा कि जी सेकेंड वर्ल्ड वार में कितने लोग मरे थे, तो जिसे रखना था उसने कहा जी को 4,72,000 इतने। उनका बिल्कुल ठीक है। दूसरे का चलो भी उनके नाम बताओ, ठीक है ना। अब ये पीटीआई से क्या कर रहे हैं, पीटीआई से नाम मांग रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अभी परसों जेयूआई के अंदर भी इलेक्शन हो गए और 5 साल के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा 5 साल। ये इलेक्शन कहाँ हुए, मरीख के ऊपर हुए हैं या ये वो कोई समुंदर के नीचे या बरमुदा? आपको नून लीग के वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन याद है जिसमें बैलेट पेपर भी नहीं था? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर मुंतखब हुए थे, वो कौन से इंतखाब, एक कोई वो दिखा दे, एक वो कोई वो क्या होता है, वो टुकड़ा के भाई ये इस पे स्टैंप लगी थी, ये लोग इकट्ठे हुए थे या ये हुए थे। अच्छा, फिर आप एएनपी को दिखा दें, एमक्यूएम को दिखा दें, ठीक है, पीपल्स पार्टी को दिखा दें। पीपल्स पार्टी को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत के बाद एक घड़े में से एक क्या नाम है वो मिली विल, उर्दू में उसे क्या कहते हैं, वसीयत। और उस विल में लिखा हुआ था, वाहिद एक ही चीज लिखी थी कि मेरा बेटे को आप चेयरमैन बना दें, ठीक है। और वो वसीयत आज तक कहीं भी वो नहीं हो सकी, उसकी वेरीफाई नहीं हो सकी, वो चेयरमैन बन गए। अगर आपने पीटीआई को इसी तरह रोकना है तो भाई क्या जरूरत क्या है इतने बखेड़े करने की, ठीक है ना। अब आप एक सीधा कहें कि भाई
चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भाई पीटीआई ने नहीं इलेक्शन लड़ना। और फिर अगर पीटीआई किसी और शक्ल में आ भी जाए, जैसे पीपल्स पार्टी एक दफा आ गई थी पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से, तो उस टाइम उनके लीडरशिप तो सारी बाहर थी ना, ठीक है, बीबी शहीद भी बाहर थी, फहीम ने लीड किया। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जो परवेज इलाही साहब प्रेसिडेंट है ना, इनका जो लॉ है, जो अपने इनके इलेक्शन में उसमें वो ओहदा नहीं है, तो टेक्निकली इस कंफ्यूजन से वो प्रेसिडेंट भी नहीं रहे। मैं इलेक्शन कमीशन की नजर में कह रहा हूं, खैर इतनी टेक्निकलिटी में आप ना जाए, सारा नहीं करता। देखें, बात यह है कि जो बात मैं बार बार अर्ज करता हूं कि आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये इस मुल्क के अंदर चंद इदारे, जो जावेद लतीफ़ भी जिस तरह इशारा कर रहा है कि जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ये जिसे चाहे रगड़ दें, जिससे चाहे सजा, भुट्टो को फांसी दे दें, नवाज शरीफ को कहें ये सादिक और अमीन नहीं है, नहीं, लेकिन जावेद लतीफ सबकी बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने कायद की बात करते हैं। वो मैं तो एक मिसाल के तौर पे जावेद लतीफ को दे रहा हूँ, मैं तो जुडिशरी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि हमारी जो जुडिशरी है, क्या ये कोई एक मजाहिया ड्रामा चल रहा है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट बैठता है और एक 3 वक्त के वजीर आजम को कहता है ये सादिक और अमीन नहीं है, ठीक है, उसके कुछ अर्से बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो 164 की तशरीह गलत हुई है, ठीक है, और ये चंद दिनों में सादिक और अमीन हो जाएंगे। फिर वही सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि कासिम के अब्बू सादिक और अमीन है, फिर वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसके ऊपर तो 190 मिलियन पाउंड का साबित हो रहा है, इसे तो फांसी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कौन सी जुडिशरी है, ये क्या आप मजाक बनाया हुआ है? और मुझे बताएं एक जुमला, जुनैर, एक जुमला, एक दिलचस्प केस सुन ले। इत्तफाक में बरकत है, इत्तफाक फाउंड्री में भी बड़ी बरकत है माशाल्लाह। एक होती है और फिर वो 34 हो जाती है। बीबी कहती थी जो उनका आप विजन चैलेंज ना करें। इलेक्शन कमीशन ने जो, ये उनकी एबिलिटी है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मजेदार बात, इलेक्शन कमीशन ने जो डेडलाइन दी है ना 20 दिसंबर, यही डेडलाइन जो है क्या कहते हैं इस्लामाबाद के जज ने दी है साइफर केस में फैसले की। अच्छा, दोनों तारीखें एक ही हैं। तो इतना सिंक्ड है सिस्टम, आप ऐसे ही सिस्टम के खिलाफ बोलते रहते हैं, ये क्यों इतने खिलाफ है सिस्टम? मैंने तो भैया कह दिया जो कहना था, मैंने तो कह दिया जो मुनीर का भी नहीं पता यार। देखो इंसानी जिंदगी लचक से चलती है, जो मुझे समझ आई ये अभी बस वो है गुस्सा है ना, वो पानी शानी पीने। हालांकि इंसानी नेचर में जो समझदार लोग रहना तो उनमें शामिल नहीं है। सब कह के कि जिंदगी लचक से गुजरती है, नजरिया जरूरत से गुजरती है। देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जस्टिस मुनीर जिंदा है, अल्लाह ताला वो उनको उनके दर्जात बुलंद करे। वो बुनियाद बना गए कि जनाब जुडिशरी का काम है कि देखे इस वक्त क्या हो सकता है, क्योंकि नजरिया जरूरत इसी को कहते हैं। तो फिर ये पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, मतलब एक नजरिए पे चल रहे हैं, पता नहीं राणा साहब को क्या है। मलिक साहब लचक कहना आप में भी बड़ी, आप अपना नाम चिंगम रख लें। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन राणा साहब की बातें ज्यादा सुना करें। इनका सिर्फ काम है सिस्टम पे बोलते रहना और सिस्टम को ना अहल साबित करना। हालांकि इंतहाई अहल सिस्टम है जो अपने एक स्ट्रोक ऑफ पेन से किसी भी वक्त किसी को भी ना अहल कर सकता है और किसी को भी अहल कर सकता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और ये जो पार्टी का मसला बन गया है पीटीआई का कि बहुत ही गैर जमहूरी पार्टी है, इसने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए, इसलिए इलेक्शन कमीशन समझता है कि अगर 20 रोज़ में उन्होंने अपनी ये कमज़ोरी ख़त्म ना की तो वो नॉकआउट हो जाएंगे, वो शायद बल्ले का निशान उनको मिलेगा ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से अभी तक प्ले कर रही है पीटीआई, उसमें वो चाहे वीक कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अननोन कैंडिडेट्स हैं, वो मुस्तकिल कैंडिडेट्स लाए जा रहे हैं। किसी ना किसी तरह उनकी कोर कमेटी चल रही है, किसी ना किसी तरह डिसीजन मेकिंग हो रही है। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से पोटेंशियल लोग हैं जो पीटीआई को लीड कर सकते हैं। अलीमा खान का नाम आया कई दफ़ा। परवेज़ इलाही अभी तक जिस तरह वो खड़े हुए हैं वो पीटीआई के साथ, उसके स्टांस के साथ, या जो भी कह लें आप, वो अभी तक बाहर नहीं आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। क्या ये मुमकिन है कि एक नई पीटीआई किसी भी तरीके से इलेक्शंस हो जाएं और उसकी कोई ना कोई शक्ल निकल आए? अगर ऐसा हो जाता है राणा साहब, अभी ये छोड़ दें कि कौन उसको लीड करेगा, हालांकि कुछ नज़र नहीं आता ऐसा, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इलेक्शन का हिस्सा होगी पीटीआई कि फिर भी नहीं होगी? देखें, मुझे तो नहीं लगता कि पीटीआई किसी भी शक्ल में जो है इंतखाबात का हिस्सा बनेगी। अगर वो ये करवा लें इलेक्शंस, तब भी? कौन से इलेक्शन? इंट्रा पार्टी। वेरी गुड।
यानी कि आप समझ रहे हैं कि जिन्होंने उन्हें इंतखाबात का कहा है उन्हें ये नहीं पता कि ये नहीं करवा सकेंगे, कैसे करवाएंगे? पॉजिटिव थिंकर, तो आप हाँ। क्यों इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं? नहीं, मैं तो आपसे इतना पॉजिटिव हो गया हूँ कि मुझे कल बस ने टक्कर मारी, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि जनाब आपने नीचे नहीं दिया मुझे, तो मैं आपसे सीख रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतने ही आसान हो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हो सकता है जैसे फजलुर रहमान साहब ने कराया, तो बस फिर, लेकिन वो इसको मानेंगे नहीं। अच्छा, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे दोबारा कराओ। वो कहेंगे 4 लाख बंदों के नाम बताएं। अच्छा, ठीक है ना, वो इस तरह नहीं होगा। अच्छा, कि जी आप कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है कि वो कहीं भी नहीं होते, और अगर ऐसा होता है, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, कि अवाम जाके और ठप्पे सब पे लगा देते हैं रद्द अमल के तौर पे, फिर क्या कर लेंगे आप कैसे फिर इलेक्शन बचा लेंगे? लिहाजा बेहतर ये है कि जो पीटीआई में लोग 9 मई के काले बादलों के अंदर नहीं आते, उन्हें आप आज़ादाना इलेक्शन लड़ने दें। ठीक है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शंस की डिमांड ये है कि आप उनको साइड पे करें, जिन्होंने 9 मई का जो भी गदर किया था उनको साइड पे करें, लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे उनके होते हुए पार्टी और ये भी एक जुमला और ये जो एक नया फिनोमिना सामने आ रहा है ना कि हर पीटीआई वाले बंदे के ऊपर कोई मुकदमा हो के उसे अंदर कर दे और उसको जनाब ऐसे, इससे आप जो आप कहती हो कि मैं हर वक्त सिस्टम को कीड़े निकालता रहता हूँ, ये ज्यादा कहते हैं। वो चले मलिक के बात का तो मैं माइंड ही नहीं करता, क्योंकि अच्छा, मैं ज्यादा कहती हैं का तो माइंड ही नहीं, मैं आपकी बात को बहुत सीरियस लेता हूँ। मैं एक जुमला कह के फिर आप मलिक साहब की तरफ जाइएगा। देखिए, लाहौर में पिछले 5-7 दिन से ना एक कंपेन चल रही है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है ये उनके खिलाफ FIR काटी जा रही है। अच्छा, ठीक है, और 4 दिनों में मेरे ख्याल 15,000 के करीब चालान या FIR काट दी गई है। ठीक है, आप सिर्फ लाइसेंस ना रखने के ऊपर तो FIR काट रहे हैं, और जिनके ऊपर जिनसे लाइसेंस ही छीन लिए गए हैं उनको आप ये कह रहे हैं कि ये वजीर आजम बन जाएंगे। ठीक है, मेरे पास सिर्फ मेरा कसूर, मेरे बेटे का जो 17 साल का है, अगर उसका ये कसूर है कि उसके पास 18 साल का है, वो नहीं है तो FIR कट जाएगी, उसका कैरियर तबाह कर दिया आपने। और जिन लोगों ने कौमी खजाना लूटा, और आपकी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये इन्होंने लूटा, उन्हें कह रहे हैं आप वजीर आजम बन गए, आप ये मुल्क को क्या किस तरह ले जा रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं। आज की सुप्रीम कोर्ट कहती है उन्होंने कोई खजाना नहीं लूटा। अजीब बातें करते हैं मलिक साहब। आप देख रहे हैं कैसी बातें, पता नहीं समझते क्यों नहीं है ये सिस्टम को। आज शुक्र है कि आपको कहीं से कोई झलक नजर आ रही है कि किसी शक्ल में, टूटी फूटी शक्ल में पीटीआई आने वाले इलेक्शंस में हो? नो, मैंने एक बंदे से बात की है पार्टी को, जो हम तो खुद तो नहीं ना लीडर, हमने तो लोगों से ही लेनी होती है। एक अच्छा मतलब बैलेंस ब्रेन है, उसको मैंने थोड़ा छेड़ा, उसने जो आइडिया दिया, उसने कहा हमारे पास ये भी कोई खबर नहीं है, उसकी एक असेसमेंट है जो शेयर करनी बनती है। उसने कहा एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि खान साहब तो उन सबको नज़र आ रहा है वो तो नहीं चेयरमैन रहेंगे, यहाँ दोनों चीज़ें नहीं बचेंगी कि वो बल्ला भी बच जाए और चेयरमैन भी बच जाए। पहली बात उनके मैंने कहा फिर पार्टी क्या सोच सकती है, तो उसने कहा ये सोच ये सकती है कि खान मोहम्मद है, बकौल उसके वो फेस अग्रेसिव नहीं आया उस 9 मई के वाले से, शफकत महमूद है, परवेज लाई भी है, असद कैसर है। तो उन्होंने कहा हमारे पास ये, अगर आप लोगों ने ये तासर किसी ने अगर ये ले लिया कि सारी पीटीआई 9 मई, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी खामोश हैं और एक्सेप्टेबल हैं। एक तो ये कर सकती है पार्टी समझदारी का मुजाहरा करे, और मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पाकिस्तान को जरूरत है, मैं समझता हूँ कुछ वक्त का भी तकाज़ा है। मेरा आर्गूमेंट है कि आप पार्टीज को इलेक्शन से खत्म करें, वोट से खत्म करें, तो उसके लिए ये 4 आप फेस हैं। एक और एक नाम है, वो इतना नाम सुनने में नहीं आता, वो है हामिद खान का। हामिद खान जो है वो बानी है, मैं आपको नाम बता, हामिद खान जो इस दिन ये पार्टी बनी थी, तो चेयरमैन जो आज है वो सदर थे और नायब सदर हामिद खान था, तो दी फाउंडर दी बानी पार्टी भी छोड़ के ये भी एक नाम छोड़, वो खामोश ही क्रेडिबिलिटी और वफादारी जो है ना वो उसमें वो बीच में छोड़ गए, वो जो भी बहरहाल वो खामोश रहे एक टाइम पे, वो हो गया। तीसरी वो जो हमारा जो पीपल्स पार्टी का और जो नून का फार्मूला होता है कि अगर अब्बा जी जाएंगे तो बेटी आ जाएगी, अगर बहू जी जाएंगे तो बेगम साहब आ जाएंगी, तो इनके पास भी पिंकी बीबी है और इनकी बहन है, तो 3 पॉसिबिलिटी में रह के इनके पास थोड़ा सा रास्ता है। अब ये कौन सा रास्ता लेते हैं? चौथी बात सबसे अहम है कि ये हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हो सकता है हाई कोर्ट को डिसीजन दे दें, हमें ये बहस
अगर नहीं किधर नहीं जाते तो 21 मई अदालतों ने से निकाल लिया मलिक अच्छा, साहब ने एक और मैं अदालतों को दो डेटें शेयर करनी बड़ी जरूरी है। आपके जो कानून है ना पाकिस्तान का, उसके हिसाब से आपको कहाँ का कानून, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने आपको 13 दिसंबर को, इन्होंने 20 दिन पूरे होने हैं, 21 दिसंबर तक पार्टी ने उनको जवाब देना जरूरी है। 21 दिसंबर के पास ही इलेक्शन कमीशन की वो डेट आ रही है कॉन्स्टिट्यूशनली दे बाउंड कि वो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करें। अच्छा। तो ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है। कुछ लग रहा है कि डेटें इत्तेफाक से असल में कानून इस कदर जोरों शोर से लागू होता है पाकिस्तान में कि हमें सोचना पड़ता है कौन सी डेट को क्या हो जाएगा, किस डेट को क्या हो जाएगा, और ये पीटीआई को सीरियस लेना चाहिए इस चीज को। फौरन इलेक्शन कराने चाहिए, चाहे फजलुर रहमान क्यों ना इनके सदर बने। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपने पीपल्स पीटीआई को बचाना है तो आप कुछ दिनों के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो इधर आ कि आप इसके भी सदर बन जाए। हाँ। वो कड़े मुस्लिम लीग नून दे सच्चे सदर ने वहाँ उनकी कौन सी दाल के बतौर सदर बड़े भाई अब आ गए। हाँ, नहीं, जब नहीं भी आए थे तो मरियम साहिबा जब खिताब करती थी तो वो बेचारे देख रहे होते थे उन्हें, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि फॉर द टाइम बिंग अगर शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करें कि जी आप पीटीआई में आ जाएं, तो वो मुझे डर ये है कि वो कहेंगे मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ उधर से निकल के उधर जाने वालों के लिए है, आने वालों के लिए नहीं है। आने वालों के लिए तो डियाला का दरवाजा खुला हुआ है और वो कहते हैं कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ, ठीक है ना। 2 दिन का काम है, फर्ज करें इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद फिर कोई नई रीजन इलेक्शन कमीशन ढूंढेगा इन्हें आउट करने की। बात ये है कि इतना बुरा तो ना बनाए ना किसे? इलेक्शन कमीशन को। भाई आज उन्होंने मौका दिया, 20 दिन दिए उन्होंने। सुन लेना, आज अतर मिनल्ला साहब ने चीफ जस्टिस उन्होंने कहा, जो अपना तफसीली फैसला उनका है उसमें उन्होंने कहा कि सदर ही इलेक्शन की डेट देने वाला है। अच्छा, कितने टाइम पे कहा है? हाँ, ठीक है ना। हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, तो वो ही है। लेकिन अब मजा तब था कि जिन्होंने सदर की बात नहीं मानी थी इलेक्शन की, उनको कटहरे में लाएं, कोई भी है। ये बड़ा कन्वीनियंट फॉर्मूला है कि एक काम गलत करें, हाँ, आइन के खिलाफ करें, 5-6 महीने उस गलत को और उस गलती को चलाएं और 6 महीने बाद कहें ये गलत हुआ था, असल में ये ऐसे ही होना चाहिए था। इन द प्रोसेस पीपल विल फॉरगेट अबाउट। जिन्होंने सदर को इनकार किया मिलने से सब के, उनको ले आए कटहरे में। इस तरह नहीं होता, इस तरह भी नहीं, इस तरह नहीं होता। देखो, पंजाबी विजडम में एक बात कही जाती है कि आप होला बंदा लबे। होले से मुराद है जो सबसे कमजोर है। जिम्मेदार आप हमेशा उसको बनाते हैं जो सबसे कमजोर है, जो डिफेंड ना कर सके। हमारे सदर साहब की 4 साल पूरे हो गए हैं, आराम से नमाज पढ़ते हैं, तसल्ली से बैठते हैं। अब इस मुल्क की इतनी बड़ी वायलेशन हुई है, आइन टूट गया है, तो जिम्मेदार किसको निकाल दिया? जो एक रिटायर्ड सदर है, प्रैक्टिकली ना कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, 90 दिन आपकी गारंटी है, उसकी बात ही हमने किसी ने नहीं की। तो कमजोर, ये देखें, ये बड़ा सीरियस डेडलॉक आएगा। आपकी इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी इलेक्शन से पहले ही चैलेंज हो जाएगी अगर आप एक पार्टी को आउट करते हैं। नहीं, मुझे ये बता दें कि क्या जरदारी साहब को, क्या नवाज शरीफ को इतना सा भी एहसास है कि वो ऐसे इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं? मेरा हाल उनको उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अगर थोड़ी सी भी, मैं तो आपको कह रहा हूँ असल चैलेंज ही पाकिस्तान का शुरू उस दिन होना है जो हुकूमत में आएगा। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस है असल वो उन्हें सारी चीजों का पता है और वो अपनी पूरी मजबूरियों के साथ उफल्ला हम तो कुछ कह भी नहीं सकते कहते हैं, और उन्होंने चलना है, क्योंकि अगर वो नहीं चलेंगे तो उनको अपना सामने नजर आ रहा है अंजाम उनका क्या हो सकता है, तो वो ये करने पे मजबूर है और करते रहेंगे बस। एक पॉजिटिव जेस्चर जो होता है वो सारे एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है। ये छोटे छोटे मवाक़ मुस्तकिल पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को मिलते रहते हैं जिसमें वो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल के ये बता सकते हैं कि वो मुल्क की तकदीर वाकई बदलना चाहते हैं। अगर इस एक किस्से के ऊपर ही कोई पॉजिटिव बयान ही दाग दें, कोई जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के पार्टी को टोटल आउट नहीं होना चाहिए, जिन लोगों का कसूर है, जिन पे मुकदमात हैं उनको हटाएं, नए लोगों को आने दें। लेकिन उनकी खामोशी बताती है कि असल में वो 2 पार्टीज़ में और 2 हिस्सेदारियों में खुश हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो तय हुआ था कि हम बारियां लेते रहेंगे, वो उसी फॉर्मूले पे चलना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी अगर गौर करे तो पहले वो पंजाब से गायब हुई, अब उसे सिंध के लाले पड़ गए हैं और उनका जो रोल है वो रिड्यूस हो गया टू अ पार्टी या टू अ पर्सन जो सिर्फ हुकूमतें गिराने के काम आता है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।